हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अरस्तु के परिवार के संबंध में उसके विचारों पर। संपत्ति और दास प्रथा जैसे विषयों पर विचार करने के बाद अरस्तु ने समाज व्यवस्था के एक अनिवार्य अंग के रूप में परिवार के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं और इस संबंध में उसके विचार अपने गुरु प्लेटो के विचारों से नितांत भिन्न है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शासक वर्ग के लिए परिवार को बाधक माना था। ये माना था कि परिवार मोह माया की जड़ है जो शासक को उसके पथ से भ्रष्ट करती है। परिवार के मोह में फंसकर शासक अपने कर्तव्य को भूल जाता है, प्रजा पालन के कर्तव्य को नजरअंदाज करने लगता है। ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि शासक वर्ग को परिवार से पूरी तरह वंचित कर दिया जाए। इसीलिए शासक के लिए निजी परिवार की मनाही प्लेटो के द्वारा की गई, लेकिन अरस्तु इससे सहमत नहीं है। वो परिवार को बाधक संस्था नहीं मानता बल्कि एक सकारात्मक अच्छाई मानता है। वो क्या कहता है कि परिवार सामाजिक जीवन की पहली इकाई है और राज्य जैसी संस्था का विकास परिवार के माध्यम से ही हुआ है। परिवार मनुष्य के लिए वैसे ही स्वाभाविक है जैसे समाज स्वाभाविक है, जैसे राज्य स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है परिवार? क्योंकि परिवार से ही मनुष्य की कुछ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उसकी जो दैनिक जरूरतें हैं, भोजन की, वस्त्र की, आवास की, एक सुरक्षा की, जो प्राथमिक सुरक्षा की जो जरूरत है, वो परिवार के माध्यम से ही पूरी होती है। आप जानते हैं कि एक बच्चा जो परिवार में रहता है सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने माँ बाप के संरक्षण में स्वयं को महसूस करता है। तो इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने परिवार का यशोगान किया है, परिवार के महत्व का जिक्र किया है। ये परिवार कैसे बनता है, इस संबंध में अरस्तु कहता है कि एक तो स्त्री पुरुष के संबंधों के आधार पर परिवार का निर्माण होता है और दूसरे इस परिवार में स्वामी और दास का संबंध भी होता है। आप देख चुके हैं कि दासों को अरस्तु समाज व्यवस्था का अभिन्न अंग मानता है और इन दासों को परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करता है। वो कहता है कि स्त्री पुरुष और स्वामी और दास, इनके संबंधों से मिलकर जो संगठन बनता है वो परिवार है। परिवार के विषय में और भी विचार उसके द्वारा व्यक्त किए गए हैं, जिसको हम एक एक करके देख सकते हैं। कि सबसे पहले तो वो परिवार को इसलिए एक उपयोगी संस्था मानता है क्योंकि परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। उसने कहा कि परिवार नागरिक गुणों के विकास की प्रथम पाठशाला है। एक राज्य के नागरिक के रूप में व्यक्ति से जो भी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है, जिस दायित्व भाव की, जिस राज्य के प्रति भक्ति भाव की बात कही जाती है, इन सारे गुणों का विकास सबसे पहले परिवार में ही होता है। परिवार के सदस्यों के बीच हम देखते हैं कि आपस में जो प्रेम संबंध पाया जाता है, जो एक दूसरे की जरूरतों को समझने का भाव पाया जाता है, सहानुभूति पाई जाती है, सहयोग की भावना पाई जाती है। जब भी कोई सदस्य संकट की स्थिति में होता है तो अन्य सदस्य मिलकर उसका सहयोग करते हैं, उसको परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं और इस तरह से व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट में, उसके पूरे व्यक्तित्व के विकास में, उसके व्यक्तित्व में नैतिक गुणों के विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए परिवार
व्यक्ति के विकास में बाधक नहीं है जैसा कि प्लेटो ने कहा, बल्कि वो मानव विकास में साधक है। सही बात। वो घोंसले के समान है। अरस्तु जो विचार व्यक्त करता है उसको फॉस्टर ने किस रूप में व्यक्त किया कि अरस्तु की दृष्टि में मानव विकास में बाधक नहीं है परिवार, बल्कि साधक है। वो घोंसले के समान है, पिंजरे के समान जैसे नहीं। घोंसले में आकर एक पक्षी सुरक्षा का अनुभव करता है, वैसे ही जब हम दिन भर की गतिविधियों के बाद परिवार के अंदर आते हैं, परिवार के सदस्यों से मिलते हैं, तो हमें एक सुरक्षा का अनुभव होता है। पिंजरे के समान नहीं है, यानी परिवार में रहकर व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। जैसे एक पिंजरे में कैद पक्षी अपने आप को असहाय और लाचार महसूस करता है, वो स्थिति परिवार के साथ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि परिवार के अंदर रहते हुए हमें कुछ अनुशासन में रहना पड़ता है, अनुशासन का पालन करना पड़ता है, लेकिन वो अनुशासन हमारी स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, क्योंकि स्वतंत्रता कभी भी हर तरह के प्रतिबंधों के अभाव की स्थिति का नाम नहीं हो सकती। हम कुछ सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। इसलिए परिवार के द्वारा जो सीमाएं लगाई जाती हैं, वो सीमाएं पिंजरे के रूप में नहीं है, बल्कि घोंसले के सदृश हैं। तो इस तरह से अरस्तु परिवार को व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से एक अनिवार्य संस्था मानता है। आगे परिवार पर विचार करते हुए वो ये कहता है कि परिवार में सत्ता किसकी होनी चाहिए। यहां पर वो कहता है कि सत्ता पिता की होनी चाहिए, यानी पारिवारिक सदस्यों को पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। और इस संबंध में अरस्तु के जो विचार हैं वो थोड़ा रूढ़िवादी हैं, अनुदारवादी हैं, क्योंकि वो स्त्री की सत्ता को महत्व नहीं देता है। उसका तर्क है कि पुरुष की तुलना में स्त्री बौद्धिक दृष्टि से दुर्बल है और सद्गुणों की दृष्टि से हीन है। वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी नहीं होती। ऐसी स्थिति में पुरुष उससे हर दृष्टि से उच्च होता है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि परिवार के अंदर स्त्री पुरुष की अधीनता में रहे। इस तरह का विचार अरस्तु के द्वारा व्यक्त किया गया। और ये विचार आज के युग में मान्य नहीं है। स्वयं उसके गुरु प्लेटो ने भी ऐसे अनुदारवादी विचारों को नकारा था और स्त्रियों को महत्व प्रदान किया था। उसने शिक्षा से लेकर राजनीति तक के क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी की बात कही थी और ये कहा था कि जैसे एक घर की रखवाली कुत्ता और कुतिया दोनों मिलकर कर सकते हैं, वैसे ही राज्य कार्य, शासन कार्य, राज्य की रखवाली का कार्य स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से मिलकर कर सकते हैं। हाँ, प्लेटो ने क्या अनुभव किया था अपने समय में कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था है यूनान की या दुनिया के अन्य देशों की कि उस व्यवस्था में जो प्रतिभा संपन्न स्त्रियां हैं, जिनके अंदर विवेक गुण है, जिनके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, उनका जीवन चूल्हे चौके में बर्बाद हो रहा है, घर की चारदीवारी के बीच बर्बाद हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन स्त्रियों का योगदान शासन कार्य में होना चाहिए, ऐसा प्लेटो के द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके विपरीत अरस्तु स्त्री को दास की श्रेणी में रखता है। जैसे वो दास के विषय में सुझाव देता है कि दास के साथ स्वामी का व्यवहार मित्रवत होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए, वैसे ही वो स्त्री के साथ व्यवहार को भी निर्देशित करता है कि पुरुष को स्त्री को पूरी तरह दास नहीं समझना चाहिए, उसके साथ शोषणकारी बर्ताव नहीं करना चाहिए, बल्कि मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और उसके कार्य क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप
नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से पारिवारिक सत्ता की दृष्टि से अरस्तु पितृसत्तात्मक परिवार का समर्थक है, न कि मातृसत्तात्मक परिवार का। वो परिवार में माता की सत्ता को महत्व नहीं देता है। तीसरे वो कहता है कि स्वस्थ संतान की प्राप्ति की दृष्टि से राज्य के द्वारा विवाह जैसी संस्था को नियंत्रित करना चाहिए। राज्य का नियंत्रण विवाह और परिवार पर आवश्यक है। वो कहता है कि राज्य को कानून बनाकर ये तय करना चाहिए कि स्त्री के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष हो कम से कम, और पुरुष की उम्र 37 वर्ष हो। आज भी हम देखते हैं कि राज्य के द्वारा विवाह की उम्र निर्धारित की जाती है सभी देशों में अमूमन। तो इसी बात को इंगित करते हुए अरस्तु ने कहा कि इस मामले में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि इतनी उम्र होने से, इतनी उम्र के युवक युवतियों में विवाह संबंध स्थापित होने से जो संतान प्राप्त होती है वो संतान स्वस्थ होती है, और स्वस्थ संतान आदर्श राज्य के निर्माण में सहायक हो सकती है। इतना ही नहीं, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए वो ये भी सजेस्ट करता है कि व्यक्ति को चिकित्सकों से, डॉक्टर से और ज्योतिषियों से सलाह लेनी चाहिए कि किस समय प्रजनन किया जाए, जिसकी वजह से जो संतान उत्पन्न हो वो स्वस्थ हो। तो भौगोलिक वातावरण अनुकूल होने पर ही संतान उत्पत्ति की जानी चाहिए। राज्य की जनसंख्या में संतुलन बना रहे, इस दृष्टि से वो परिवार नियोजन अपनाने की सलाह भी देता है कि राज्य को परिवार नियोजन के तरीके अपनाने चाहिए, ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे सीमित रूप में जनसंख्या वृद्धि हो। और ये नियम भी विभिन्न राज्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट एक बड़ी समस्या है, खासतौर से विकासशील राष्ट्रों के लिए। तो ऐसी स्थिति में परिवार नियोजन के उपाय किए जाने चाहिए और इस दिशा में राज्य को कानून बनाना चाहिए। जैसे हमारे देश में ही क्या कानून बनाया गया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनके 2 बच्चे ही होते हैं तो उन्हें परिवार नियोजन भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह से चाइना में सिंगल चाइल्ड की पॉलिसी तय की गई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कि एक दंपति की केवल एक ही संतान होनी चाहिए। तो जनसंख्या को नियंत्रित करना एक समस्या भी रही है और राज्य के द्वारा इस दिशा में कार्य भी किया जाता रहा है, और ये कार्य इतना जरूरी है कि इस संबंध में अरस्तु ने उस समय विचार किया था और उसने सजेस्ट किया था कि राज्य के द्वारा कानून बनाकर परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने की सलाह दंपतियों को देनी चाहिए, उसे नियंत्रित करना चाहिए संतानोत्पत्ति के कार्य को। इस संबंध में वो ये भी कहता है कि एक पुरुष को 70 वर्ष की उम्र और स्त्री को 50 वर्ष की उम्र के बाद संतान उत्पन्न करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इस उम्र में ना तो स्त्री और न ही पुरुष का स्वास्थ्य इजाजत देता है, और न ही अगर संतान पैदा हुई भी तो उस संतान के स्वस्थ होने की भी गारंटी नहीं रहती। इसलिए इस उम्र के बाद संतानोत्पत्ति से बचना चाहिए। राज्य के लिए वो ये भी जरूरी समझता है कि राज्य कानून बनाकर विकलांग संतानों का पालन पोषण प्रतिबंधित करे, क्योंकि जो विकलांग संतानें होती हैं वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकती और परिवार पर, समाज पर एक बोझ सदृश होती हैं, ऐसा अरस्तु का मानना था। तो इन लोगों का बोझ ढोकर एक राज्य विकास
नहीं कर सकता, एक राज्य आदर्श राज्य बनने की स्थिति में नहीं आ सकता। इसलिए अरस्तु ने ऐसी संतानों के पालन पोषण का निषेध किया है। तो इस तरह से परिवार के विषय में उसने अपने विचार दिए। हालांकि वो परिवार को नागरिक गुणों की पाठशाला कहता है और परिवार के अंदर रहकर बहुत सारे नैतिक गुणों का विकास होता है, लेकिन परिवार के अंदर स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर उसने जो विचार व्यक्त किए हैं, उसके कारण आलोचक उसकी आलोचना करते हैं। आलोचक क्या कहते हैं कि आज के युग में ये बात कहना कि पुरुष आदेश देने के लिए है और स्त्री उसका पालन करने के लिए है, स्त्री में वो गुण नहीं है, वो क्षमता नहीं है जो पुरुष में है, स्त्री हीन है और पुरुष उच्च है, ऐसी बातें आज के दौर में स्वीकार्य नहीं है। और खास तौर से नारीवादी आंदोलनकारियों के द्वारा तो इस तरह के विचारों की तीव्र भर्त्सना की जाती है। और ये सिर्फ भर्त्सना ही नहीं की जाती, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों ने अपनी क्षमता का लोहा भी मनवाया है। आज सार्वजनिक जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें स्त्री की भागीदारी ना हो, और वो सफल भागीदार के रूप में आज हमारे सामने है। जैविक दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से ये सिद्ध हो चुका है कि स्त्री की प्रतिभा किसी भी रूप में पुरुष से कमतर नहीं है। हाँ, ये है कि स्त्री भावनात्मक रूप से ज्यादा सबल होती है, ये सिद्ध हो चुका है। पुरुष की तुलना में स्त्री भावनात्मक रूप से ज्यादा सबल होती है। स्त्री का पुरुष से पृथक अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। वो आज सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की मां के रूप में ही नहीं जानी जाती, बल्कि उसका अपना समाज में एक अलग स्थान है, एक अलग व्यक्तित्व है, और वो सब कुछ करने में सक्षम है, वो सब कुछ जो पुरुष कर सकता है। तो आलोचक ये कहते हैं कि अरस्तु ने इस सत्य को नजरअंदाज किया है। और दूसरी बात ये भी कि वो ये जो विचार व्यक्त करता है कि राज्य के द्वारा विकलांग संतानों का पालन पोषण प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये भी मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है। ये पशु जगत में तो हो सकता है, लेकिन मानव जगत में नहीं। कोई भी मनुष्य अगर उसके अंदर जान है, संवेदना है, तो वो मनुष्य है। भले ही हो सकता है कि कोई उसका अंग पूरी तरह सक्रिय ना हो। तो ऐसी स्थिति में समाज के अन्य लोगों को या राज्य को इन लोगों के पालन पोषण के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, न कि इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और आज हम देखते भी हैं कि राज्य के द्वारा विभिन्न ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे ये जो विकलांग लोग हैं वो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से मजबूत बन सके, इनको भी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, इनको भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आप तमाम ऐसे उदाहरण देखते हैं कि दिव्यांग जनों के द्वारा वो काम किए गए हैं जो सामान्य लोगों के द्वारा नहीं किए जा सके। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ ये सोचकर कि जिस व्यक्ति का अंग भंग है, जो विकलांग है, वो समाज के लिए, राज्य के लिए योग्य कारक नहीं हो सकता, वो कार्य नहीं कर सकता, वो समाज पर बोझ है, ये सोचकर उनको नजरअंदाज करना ये मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है। दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज आज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं कि कैसे उनको अपना जीवन जीने में सुविधा प्राप्त हो सके, और वो भी एक सामान्य व्यक्ति के समान गौरव के साथ, गरिमा के साथ अपना जीवन जी सके। तो ये विचार भी
अरस्तु का आज की तिथि में स्वीकार्य नहीं है। हालांकि परिवार नियोजन आदि के विषय में उसने जो विचार दिए हैं वो वैज्ञानिक लगते हैं, लेकिन ये भी तय है कि आज के दौर में वैवाहिक जीवन में कोई भी व्यक्ति राज्य का अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करना चाहता और न ही ऐसे हस्तक्षेप को वांछनीय समझा जाता है। तो इन दृष्टियों से अरस्तु के परिवार संबंधी विचार की आलोचना की जाती है, लेकिन उसका जो प्रारंभिक विचार है परिवार के विषय में कि परिवार नैतिक गुणों के विकास का साधन है, उस दृष्टि से अगर हम देखें तो अरस्तु का परिवार संबंधी विचार भी राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से एक अलग योगदान रखता है, एक अलग महत्व रखता है। उसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों को अगर नजरअंदाज किया जाए तो ओवरऑल सब मिलाकर परिवार के महत्व को उसके द्वारा स्थापित किया गया है।